कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के 27 अप्रैल 2020 को डिसाइडेड एक केस के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक थ्योरी की बात की है। हम उस थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। ये केस था स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मनसुख भाई कंजी भाई शाह। इस केस में जस्टिस NV रमन्ना ने अपना जजमेंट दिया है 27/4/2020 को। प्रश्न यहाँ क्या था? एक केस था जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर ट्रस्टीज थे। एक ट्रस्ट के चैरिटेबल ट्रस्ट थी सुमन दीप चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसमें ट्रस्टी के अगेंस्ट करप्शन के चार्जेस थे और एक स्टूडेंट को MBBA एग्ज़ाम में परमिशन देने के लिए ब्राइब लेने की चर्चा थी। इस केस में जब ये मैटर कोर्ट्स में पहुंचा तो ट्रस्टीज़ ने क्या आर्गुमेंट्स लिए, हम पहले उसकी चर्चा करेंगे। ट्रस्टीज़ का ये आर्गुमेंट था कि वो पब्लिक सर्वेंट की तरह से नहीं काम कर रहे थे ट्रस्टी, और वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर पब्लिक सर्वेंट नहीं कहा जाएंगे, क्योंकि वो तो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी की एक्टिविटीज़ के तहत काम कर रहे थे और अपना पब्लिक फंक्शन को इफ़ेक्टिवली डिस्चार्ज कर रहे थे और पब्लिक को एजुकेशन दे रहे थे। इसलिए वो कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं होंगे एज डिफाइंड इन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। दूसरा ये कहा गया था कि इम्पार्टिंग एजुकेशन एक वेलफेयर एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी को पब्लिक गुड में कंसिडर किया जाना चाहिए, जो कि UGC की गाइडलाइन के अंडर काम करते हैं। तो यहाँ पर मेनली किस बात की चर्चा हुई? ये कहा गया कि हम तो केवल एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं और पब्लिक गुड में काम कर रहे हैं, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, और हम UGC की गाइडलाइंस के अंडर काम कर रहे हैं। तो हमारी जो डेफिनेशन होगी UGC की गाइडलाइन के और UGC एक्ट के अंडर ही होगी, हम पब्लिक सर्वेंट नहीं कहलाएंगे। कोर्ट ने इसमें एक थ्योरी जो इवॉल्व की है। कोर्ट का मानना था कि कोई भी टेक्निकल डेफिनेशन UGC एक्ट या किसी और एक्ट से, और स्पेसिफिकली इस केस में कहा UGC एक्ट में दी गई टेक्निकल डेफिनेशन को यहाँ पर पब्लिक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में इंपोर्ट नहीं की जा सकती। मीनिंग देयर बाय कि एक एक्ट में यदि कोई टेक्निकल शब्द इस्तेमाल किया गया है तो दूसरे एक्ट के बारे में बात करते समय उस टेक्निकल अर्थ को वहाँ पर नहीं थोपा जा सकता। हर एक्ट का जो शब्द होता है वो उसी एक्ट के लिए उसका अर्थ होता है, दूसरे एक्ट के लिए अर्थ उसका नहीं लिया जाना चाहिए। ये इस केस में मेन थ्योरी थी और इसमें ट्रस्टीज को एक्यूज माना गया और उनके अगेंस्ट केस चलाया गया। हम इस केस की बात क्यों कर रहे हैं? हम इस केस की बात इसलिए कर रहे हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के संदर्भ में इस थ्योरी को कैसे एप्लीकेबल माना जाएगा और किस तरह से इसको अप्लाई किया जाएगा। यदि किसी एक एक्ट में पर्टिकुलर इशू पर चर्चा हो रही है तो उस एक्ट का पर्पस ऑफ लॉ देखा जाना चाहिए। वो एक्ट किस पर्पस के लिए बना है? जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का अर्थ है जहाँ कहीं भी करप्शन होगी तो वहाँ को उसको प्रिवेंट करने के लिए वो अपनी ही डेफिनेशन के अंडर काम करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जिसमें नेशनल कमीशन में आज तक सर्विसेज को लेकर जिस तरह से चर्चा होती है उससे थोड़ा सा हटकर नए इशू उठा दिए हैं। क्या नए इशू उठाए हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे, और क्या ये सारे जो नए इशू उठाए गए हैं वो रेलेवेंट हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए। देखिए, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने कुछ केसेस में ऑर्डर कर दिए हैं।
ये एक बहुत बड़ा केस था और इस केस में ऑल ओवर द इंडिया सेट ऑफ केसेस था। एक एक केस में भी कई कई केसेस थे और कई कई पार्टीज थी, कई कई कंप्लेनेंट्स थे और कई कई डिफेंडेंट्स भी थे। इस केस को बहुत डिटेल में चर्चा करने के बाद कई नए इश्यूज उठकर सामने आए और नेशनल कमीशन ने बहुत सारे ऑर्डर्स किए, जिसमें एक ही केस को उन्होंने लार्जर बेंच को रेफर कर दिया है। हम उस केस के बारे में चर्चा करेंगे। नेशनल कमीशन की ये जजमेंट थी मन्नू सोलंकी एंड 80 अदर्स वर्सेस विनायक मिशन यूनिवर्सिटी तमिलनाडु विथ 24 मोर केसेस। ये केस डिसाइड हुआ 20 जनवरी 2020 को। फ्रेंड्स, इसमें नेशनल कमीशन ने बहुत सारे केसेस की जजमेंट की। 24 बंच ऑफ केसेस थे। एक केस को छोड़कर कोचिंग सेंटर्स का एक केस है, उसको छोड़कर बाकी सारे केसेस में नेशनल कमीशन ने अपने जजमेंट्स दी हैं और इन जजमेंट्स में कुछ नए इश्यूज उठकर सामने आए हैं। हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, जिसमें गुड्स, सर्विसेज और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में केसेस लिए जाते हैं और उनको डिसाइड किया जाता है। तो ये मैटर रेंडरिंग सर्विसेज, सेवा लेने के मामले थे एजुकेशन को लेकर। अब इस बार एजुकेशन शब्द को लेकर और एजुकेशन सर्विसेज को लेकर बहुत सारे नए इश्यूज खड़े हो गए हैं। उनमें सबसे पहला था, क्या स्टूडेंट कंज्यूमर है फॉर हायरिंग सर्विसेज फ्रॉम द इंस्टीट्यूट? ये सवाल तो बहुत बार उठा है और इसी सवाल पर आज तक केसेस चलते रहे हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन? ये एक नया इशू था एजुकेशन की डेफिनेशन के बारे में। हु कैन बी कॉल्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट? ये भी एक नया इशू था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किसको कहा जाए। वेदर कोचिंग सेंटर रेंडर्स एजुकेशन? अब बात यह है कि कोचिंग सेंटर क्या शिक्षा देता है, ये भी एक नया प्रश्न आ गया। वेदर इंसिडेंटल एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्विमिंग, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा आर कवर्ड अंडर एजुकेशन? वेदर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, वोकेशनल स्टडीज आर कवर्ड अंडर एजुकेशन? अब ये नए इशू शुरू हो गए कि इंसिडेंटल सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, स्विमिंग सर्विसेज है, स्पोर्ट्स है आदि, ये सर्विसेज जो हैं उनका पार्ट तो हैं पर ये इंसिडेंटल हैं, क्या इनको भी एजुकेशन माना जाए? वेदर पोस्ट एजुकेशन एंड आफ्टर कंप्लीशन और प्री एडमिशन इंस्टीट्यूट रेंडर सर्विसेज, मीनिंग देयर बाय कि आप एडमिशन के लिए जाते हो तो एडमिशन लेने से पहले, एडमिशन के दौरान और एडमिशन होने के बाद और जब डिग्री दे दी जाती है और एजुकेशन समाप्त हो जाती है, आपका सर्विसेज रेंडरिंग समाप्त हो जाती है, उसके बाद भी क्या स्टूडेंट कंज्यूमर है? ये सारे प्रश्न उठाए गए हैं वेरियस केसेस में। तो फ्रेंड्स, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने ऑर्डर्स कर दिए हैं, वो हमारे सर माथे पर। जो भी कोर्ट ने ऑर्डर किया है उनको तो हमको पालन करना ही है। इसमें कोर्ट ने वेरियस जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट की रेफर की हैं, जिसमें एजुकेशन शब्द का अर्थ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का अर्थ, यूजीसी एक्ट के अंडर एजुकेशन क्या होती है, स्टैट्यूटरी रूप में एजुकेशन क्या कही जाएगी, एजुकेशन मिनिस्ट्री में एजुकेशन का क्या स्वरूप रहेगा, इन सब चीज़ों को लिया गया है। मेरा यहाँ पर इस सुप्रीम कोर्ट की नई जजमेंट को कोट करने का अभिप्राय ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट जजमेंट में ये माना है कि कोई भी टेक्निकल शब्द किसी एक एक्ट से उठाकर दूसरे एक्ट के ऊपर थोपा नहीं जा सकता, तो मेरा आज डिस्कशन का टॉपिक भी यही है। फिर से कहूँगी
नेशनल कमीशन ने ऑर्डर कर दिया है वह हमारे सिर माथे पर है। देखना अब हमको ये है कि कंज्यूमर्स को अब इन ऑर्डर्स को देखते हुए, इनको मद्देनज़र रखते हुए अपनी ड्राफ्टिंग में क्या चेंजेस लाने हैं। और मेरे वकील भाइयों, आपसे भी एक अनुरोध है, आप कंज्यूमर्स की मदद करें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आपको बहुत ही गरिमामय स्थान दे दिया है, बहुत गरिमामय शब्द आपके लिए इस्तेमाल किए हैं 2007 में कि वकील केवल सेवाएं नहीं देते, वकील जुडिशरी को उनके जुडिशल फंक्शनिंग में असिस्ट करते हैं। और हम सब जानते हैं कि आप केस साइटेशंस भी देते हैं, कानून की किताबें पढ़कर आगे रखते हैं, एमिकस क्यूरे की तरह से काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, ये सारे काम एडवोकेट करते हैं। इसीलिए ये दायित्व मेरे वकील भाइयों का भी है कि आप अब इन ऑर्डर्स को मद्देनज़र रखते हुए कंज्यूमर्स की कैसे कैसे मदद कर सकते हैं और ड्राफ्टिंग्स में किस तरह के परिवर्तन ला सकते हैं। मैं एक एक केस को लेकर चलूँगी और एक एक केस में क्या क्या पिन पॉइंट किया गया है उसके ऊपर इशारा करूँगी और आप समझिए इसमें कैसे मदद करनी है। नेशनल कमीशन की जजमेंट शिरोधार्य, किंतु आप जब अपनी ड्राफ्टिंग करेंगे तो उसमें किस तरह का रिलीफ मांगोगे और किस तरह का तर्क दोगे, ये इस पर निर्भर करेगा। हम आएंगे इंसिडेंटल एक्टिविटीज ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नॉट अमाउंट टू रेंडरिंग सर्विसेज। ये भी एक केस था, रिवीजन पिटिशन नंबर 1731 से 1733 2017 का। सेवा है, स्पोर्ट्स की सेवा है या ट्रांसपोर्टेशन की सेवा है, ये सारी सेवाएं इंसिडेंटल हैं। इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सर्विसेज नहीं देता, मान लिया नहीं देता, मान लिया ये सारी एक्टिविटीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की नहीं है। किंतु कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में तो न एजुकेशन शब्द है न एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शब्द है, उसमें केवल शब्द है सेवा। और हम केवल डिफाइन करते हैं सेवा को, हम केवल एलिगेशन लगाते हैं डेफिशिएंसी इन सर्विसेज की। अगर वो इंस्टीट्यूट की इंसिडेंटल सर्विसेज हैं तो पेमेंट किसने ली थी? पेमेंट यदि इंस्टीट्यूट ने ली थी ऑन बिहाफ ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऑन बिहाफ ऑफ स्विमिंग कोच, ऑन बिहाफ ऑफ स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स कोच, तो फ्रेंड्स आप उनको अब पार्टी बनाइए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से उनके पते लीजिए, पते लेकर उनको पार्टी बनाइए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को भी पार्टी बनाइए, क्योंकि उसके माध्यम से पेमेंट गई है। पेमेंट पेड बाय एनीवन थ्रू एनीवन, तो वो पेमेंट दी जानी मानी जाएगी। और जब एक बार फीस दे दी गई, पेमेंट दे दी गई, तो हायरिंग सर्विसेज हो जाएगी। अब करना क्या है, आपको उनको भी पार्टी बनाना हो सकता है। इस केस में बाकी लोगों को पार्टी बनाया नहीं गया, पल्ला झाड़ लिया गया कि हमने तो ये सेवाएं दी नहीं, और दूसरी पार्टी उनको बनाया नहीं गया था, मैटर आगे चला नहीं। किंतु आप अब ये गलती नहीं करिए। अब आप परिवहन को, ट्रांसपोर्टेशन को, जिसको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने स्विमिंग का ठेका दिया होगा, कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, या स्पोर्ट्समैन को स्पोर्ट्स के लिए जिसको भी अपॉइंट किया होगा, आप उन सबको पार्टी बनाइए। और हमारे एक्ट में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, न तो एजुकेशन शब्द है न एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शब्द है, हम केवल सेवा को पहचानते हैं। इसलिए आप अपनी ड्राफ्टिंग को दुरुस्त कीजिए और उसको अपने अकॉर्डिंगली बनाइए, ताकि आप अपने केस को अच्छी तरह से डील कर सको, फाइट कर सको। कंडक्टिंग कोचिंग क्लासेस नॉट एजुकेशन, कोचिंग क्लासेस को एजुकेशन नहीं माना जाएगा। इसमें 7 जजेस की एक बेंच का ऑर्डर यहाँ पर रेफर किया गया है, जिसमें ये माना गया है कि ये सेंटर्स जो हैं स्कूल और कॉलेजेस के साथ इक्वेट नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये ना तो रेगुलर होते हैं, ना रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर काम करते हैं, ना कोई डिग्री देते हैं, ना डिप्लोमा देते हैं, और ना ही स्पेसिफिक स्टैट्यूट के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। मीनिंग देयर बाय
ये इंस्टीट्यूट रेगुलर नहीं होते, ये इंस्टीट्यूट कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं देते, ना ही ये डिग्री, ना ही ये कोई स्टैट्यूट के किसी रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, जैसे यूजीसी एक्ट में या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रूल्स नॉर्म्स को फॉलो करते हों, या यूजीसी एक्ट के अंडर डिफाइंड एजुकेशन के अंतर्गत आते हों। ठीक है, मान लिया कोचिंग सेंटर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, किंतु हमको ये क्यों सिद्ध करना है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही सर्विसेज देते हैं? अदर देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी जो भी सर्विसेज देते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में तो वो सारे की सारी सेवाएं आती हैं, तो हम केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर ही क्यों अटकें? हमको तो ये देखना है कि पेमेंट की गई और सर्विसेज ली गई। तो फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर केस अभी डिसाइड नहीं हुआ है। नेशनल कमीशन ने इसको हायर बेंच को रेफर किया है और ये मेरिट पे अब डिसाइड होगा। तो फ्रेंड्स, मेरे वकील भाइयों, सब लोग से मेरा अनुरोध है, इस केस को पूरी शिद्दत के साथ फाइट आउट करिए। हमको न तो एजुकेशन सिद्ध करना है, न एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सिद्ध करना है, हमको केवल सर्विसेज सिद्ध करनी है। सर्विसेज बाय पेइंग मनी। वो कितनी सर्विसेज हैं हम आपको गिनवा दें। होटल्स की, बैंक्वेट हॉल की सर्विसेज लेते हैं इवेंट्स के लिए, आप गैस सिलेंडर की सर्विसेज लेते हैं गैस एजेंसी से, इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, बैंक्स से सर्विसेज लेते हैं, हाउसिंग से सर्विसेज लेते हैं। हम किसी शब्द पर जाते ही नहीं, हमको तो केवल इतना देखना है कि कंज्यूमर पेमेंट कर रहा है और सर्विसेज ले रहा है, वो सर्विसेज में आता है या नहीं ये देखना है। वो एजुकेशन में आता है या नहीं देखना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या नहीं देखना है। इसी तरह से एक और भी केस है जिसमें वोकेशनल कोर्सेज आर नॉट टेकन अप ऑन रेगुलर बेसिस, हेंस नॉट एजुकेशन। ये भी उसी तर्ज पर है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस रेफर किया गया है, स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेस सीनियर वोकेशनल स्टाफ मास्टर्स एसोसिएशन एंड अदर्स, 2017 का ये केस है। इसमें ये लिखा गया है कि वोकेशनल कोर्सेज आर नॉट कोर्सेज इन विच टीचिंग इज नॉट अ रेगुलर बेसिस, though they are playing an important role in grooming the students in the different fields. Vocational education can also be termed as job oriented education and trains young people for various jobs and help them acquire specialized skills. अब यहाँ पर बात की गई है कि वोकेशनल कोर्सेज जो हैं वो स्किल डेवलपमेंट करते हैं, वो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, किंतु एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, उसके साथ इक्वेट नहीं किए जा सकते। कोई बात नहीं इक्वेट किए जा सकते तो ना इक्वेट किए जाएं। इनमें भी जो रेफरेंस दिया गया है, विजुअल इफेक्ट्स, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, ये सारे एरियाज इसमें लिए गए हैं। हम बिल्कुल इंसिस्ट नहीं करेंगे कि इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कहा जाए, हम केवल इतना इंसिस्ट करेंगे कि ये सर्विसेज हैं, पेमेंट दी गई और सर्विसेज ली गई। इसके अलावा किसी और डेफिनेशन में नहीं जाना है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस लेटेस्ट जजमेंट का रेफरेंस ज़रूर देंगे कि कोई भी टेक्निकल शब्द किसी और एक्ट में से उठाकर इस एक्ट में पिरोने की कोशिश न की जाए। तो फ्रेंड्स, जो ऑर्डर्स हो चुके हैं वो हमारे सिर माथे पर, किंतु अब जब हम अपनी ड्राफ्टिंग करेंगे तो इन सब इश्यूज़ को ध्यान में रखेंगे और अपनी ड्राफ्टिंग में बार बार और अनेक बार केवल सर्विस की डेफिनेशन उठाकर एक्ट से बाहर रखेंगे और सर्विसेज किसे कहेंगे ये बताएंगे कि पेमेंट करी और सर्विसेज ली, पेमेंट करने की प्रॉमिस की, पेड और प्रॉमिस टू बी पेड और फ्यूचर पेमेंट और बिफोर पेमेंट, ऑल पेमेंट्स विल कम एज पर आवर एक्ट। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो केवल इस बात के लिए है कि आपको ये बताया जाए कि फ्यूचर में आप अपने केसेस को कैसे ड्राफ्ट करें, इन इश्यूज़ को मद्देनज़र रखें। नेशनल कमीशन के न्यू डायमेंशन वाले
ऑर्डर को ध्यान से देख लें। साथ ही हम ये भी कहेंगे, अपील का अधिकार भी आपके पास है। आप अपील में भी जा सकते हैं इन केसेस को लेकर, या इन केसेस को यहीं छोड़ दीजिए। आप अगला जब केस बनाएंगे, ऑर्डर्स को मद्देनज़र रखते हुए नए सिरे से अच्छे से नई तर्ज पर ड्राफ्ट करके केसेस को ले आइए। डेफिनेटली कोर्ट्स आपकी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए और बाकी लोगों तक पहुंचाइए, और पसंद हो तो लाइक करिए। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी नए इशू को लेकर। थैंक यू वेरी मच।